Namaskar dosto, good evening. I'm Purnima from Fertility Dost and I welcome you all on this special Saturday evening for a very special session with Dr. Arunima Haldar. Good evening, ma'am. Good evening, Purnima. Good evening, everyone. And I just want to say a few words about Dr. Arunima. आपके जितने सवाल हैं आप ज़रूर पूछिएगा एंड बिलीव मी शी जस्ट आंसर देम विद होल हार्ट. हर सवाल का हर जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा. सो कीप पोरिंग इन योर कमेंट्स एंड I'll surely take one by one. So first of all, a small brief description about Dr. Arunima. She is a senior consultant and IVF gynae at Cloud9 hospitals. She have handled many infertility cases. Infertility doesn't mean that आपको कुछ प्रॉब्लम है तभी आप इनसे मिलने जाएं. If there's a delaying process of conception at your end, then you can also meet her. Her advices are really going to help you a lot. And again, once again, we are going to thank Shield Healthcare for helping us for this प्रोडक्टिव सेशन बिकॉज ये बहुत छोटे सेशन है पर बहुत लोगों के सवालों के जवाब यहाँ पे हम देते हैं जो कि आप क्लिनिक में हॉस्पिटल्स में सेंटर में जाके अक्सर छोटी चीज़ें भूल जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट with today's session and we have selected the topic for today's causes of infertility. बहुत सारे causes हैं, छोटे छोटे causes हैं, but to start with, we'll focus today on hormonal causes. So over to you, Dr. Arunima, please. Okay, Purnima, before we go ahead, I should and must thank Fertility Dost and Shield Healthcare to give such a wonderful opportunity to discuss such important things with patients. And, they always have these queries which they don't know whom to ask. And this is a very good platform where they can openly ask whatever queries they have. So, so let's talk about causes of infertility. देखो, कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पहले थोड़ी सी हमें रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी समझनी होगी. तो रिप्रोडक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है आपकी होती है ओवरी, द यूट्रस एंड द ट्यूब्स. इसके अलावा ब्रेन से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जैसे कि प्रोलैक्टिन जो हमारे रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं. इसके अलावा थायराइड इज वन अनदर हार्मोन विच अफेक्ट्स आवर फर्टिलिटी. सो एनी इम्बैलेंस इन दीज हार्मोन्स कैन अफेक्ट फर्टिलिटी एज वेल. इसके अलावा अगर मान लीजिए ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो, सो दैट कुड बी अ रीजन फॉर फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स. एंड यूट्रस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे मान लो आपको फाइब्रॉइड हो गया या कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो गई, जैसे एक सेप्टम हो गया, सेप्टम मतलब एक झिल्ली जैसे यूट्रस के अंदर, तो ये सब भी प्रॉब्लम्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं इनफर्टिलिटी में. इसके अलावा जो हम डिस्कस करेंगे वो तो है ही, वी विल बी टॉकिंग इवेंचुअली अबाउट द हार्मोनल प्रॉब्लम्स. सो बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ओवेरियन रिलेटेड प्रॉब्लम्स. Apart from that, there could be other factors like genetic factors which could play a role in infertility. Chromosome related issues हो सकते हैं, minor genetic defects भी हो सकते हैं कभी कभी जो infertility कराते हैं. Basically they can lead to formation of an embryo but implantation नहीं कराते, तो इन patients को typically recurrent implantation failure होती है. इसके अलावा immunological causes भी होता है जब mother का body for some reason is rejecting the baby because it thinks that the baby is foreign. So these are various problems. इसके अलावा जो हम बहुत बार भूल जाते हैं, हमारे ट्रेडिशन में भी ऐसा है कि लड़कियों को ज़्यादा देखते हैं इनफर्टिलिटी के लिए, लड़कों को कम देखते हैं. सो मेल फैक्टर इज अनदर वेरी वेरी ऑलमोस्ट 50% इम्पॉर्टेंट थिंग विच हैज़ टू बी इवेल्युएटेड. ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू आवर ओवेरियन प्रॉब्लम्स. बेसिकली को ये जो हार्मोन इम्बैलेंस आप बोलते हो, ठीक है, तो पहले ओवरी के बारे में बात करते हैं. अब ओवरी से हमारे क्या हार्मोन्स निकलते हैं? ओवरी से हमारे निकलते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा हमारे बॉडी में ठीक होनी चाहिए. अब ओवरी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से बनते हैं? फॉलिकल्स से. तो फॉलिकल्स
का नंबर हमें ये बताता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में ज़्यादा है या कम है। अब इस जब फॉलिकल्स हमारे बॉडी में हमारे ओवरी में ज़्यादा होते हैं, जो हम पॉलीसिस्टिक ओवेरीज में देखते हैं, तो हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होती है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम इज अ कंडीशन विच इज वेरी वेरी कॉमनली सीन दीज डेज। एवरी अदर पर्सन इज हैविंग अ पीसीओएस। ठीक है, तो पीसीओएस में एग्जैक्टली क्या होता है? इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो पीसीओएस में होता है। पीसीओएस में आपकी, अगर बहुत लेमैन टर्म में बोलेंगे, तो अगर डायबिटीज आपको पैनक्रियास में होती है तो वो डायबिटीज है, अगर आपको ओवरी में होती है तो वो पीसीओएस है। द मैकेनिज्म विथ विच दीज टू थिंग्स वर्क आर वेरी सिमिलर. For that matter, the drug which we give in PCOS also metformin, which is the same drug we give in diabetes. ठीक है, तो इसमें होता क्या है? इसमें आपके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है तो उसके साथ बढ़ता है मेल हार्मोन्स भी बॉडी के अंदर। तो फीमेल के बॉडी में अगर मेल हार्मोन्स ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है? चिन में आपके ज्यादा हेयर ग्रोथ होती है, एक्ने हो सकते हैं, वेट गेन हो सकता है, तो मेल टाइप के फीचर्स आने लगते हैं। और एक और चीज होती है, आपके गले के एरिया में, थाइज के अंदर आपको डार्क पैचेस आ सकते हैं। सो दीज आर साइंस ऑफ हाइपर इंसुलिनीमिया एंड हाइपर एंड्रोजिनीमिया। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, और ये एक साइकिल की तरह से चलते रहता है। ओवरी में क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है, एक ओवरी में एक फॉलिकल नॉर्मली बड़ा होगा एंड इट विल ओव्यूलेट इन अ नॉर्मल साइकिल, बट इन पीसीओएस द follicle does not increase to that level, rather it goes and gets stuck. अगले cycle में फिर कुछ follicles goes and gets stuck, so there is accumulation of large number of follicles in the ovary. बहुत, तो जब हम स्कैन करते हैं ओवरी बहुत बड़ी दिखती है और बहुत सारे follicles होते हैं। तो क्योंकि ये एक साइकिल है, ये हाइपर इंसुलिन, हाइपर एंड्रोजन, ओबेसिटी की एक साइकिल बन जाती है, तो इसको ब्रेक करना जरूरी होता है इन पीसीओएस। सो दैट इज व्हाई वी ट्राई टू डिक्रीज द insulin levels by changing the lifestyle, by decreasing the obesity, all these things. Even metformin helps in that. तो ये हुआ। डॉक्टर, एक पीसीओएस से ही रिलेटेड इधर क्वेरी है, तो आई थॉट जस्ट टू टेक इट। सो इसमें इश्यूज ये हैं कि इज आईवीएफ इज सुटेबल फॉर सच वुमन हु इज डायग्नोज्ड विद पीसीओ? Depend करता है how bad the PCOS. See, the problem with PCOS, it's not really a major problem. अगर आपकी AMH बहुत हाई नहीं है तो डेफिनेटली आपको initially ovulation induction with or without IUI can help you if your AMH is towards the lower side. अगर बहुत high AMH है, it is not that we can't try IUIs, but usually उसमें हम stimulation करने में हमें बहुत बार स्टिमुलेट करना मुश्किल होता है उनके लिए, बिकॉज दे नीड अ वेरी स्मॉल चेंज इन द लेवल ऑफ द गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स विच वी गिव, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या होता है, हम जब थोड़ा सा हाई दे देते हैं बहुत सारे फॉलिकल्स आ जाते हैं, तो then there's a tendency to go to OHSs. So in these cases where the LH is high, the AMH is high, in these cases it is always better to go ahead with an IVF. अगर मान लीजिए PCOS के साथ कोई भी adjacent problem हो, like a tubal problem or a male factor, or if there is an endometriosis, in these cases the first step would be to counsel the patient for IVF. In a situation where the patient is not really, बहुत बार क्या होता है जब भी IVF के बारे में सोचते हैं तो when they first time listen to it, they will be like taken aback कि हमें IVF की जरूरत पड़ेगी, हमें तो बस PCOS है। ऐसा नहीं है। तो वो उन situations में you can give 1 or 2 trials of IUI, but eventually these people will end up having a IVF. Okay. So डॉक्टर, वन मोर थिंग, जो आपने बोला जब हम स्कैन करते हैं तो हमें बहुत सारे फॉलिकल्स दिखते हैं, तो कुछ ऐसा पर्टिकुलर साइकिल डे पे स्कैन पे जाना चाहिए कि एनी डे ऑफ पीरियड साइकिल वी कैन गो एंड स्कैन आवर ओवरीज फॉर दिस मल्टी फॉलिकल्स? देखो, स्कैन जब हम ओवरीज की करते हैं, इट इज यूजुअली फॉर 2 reasons. One is follicular count. When we do it for follicular count, then
it is better to go ahead and get the scan done on the second or the third day of the period, क्योंकि हमारा फॉलिकल बेसलाइन में होता है, कुछ नया बना नहीं होता है. इसके कारण अगर कुछ भी और रीजन के लिए हम स्कैन कर रहे हैं, then any time of the this thing, maybe after the periods you can get the scan done. But AFC counting के लिए day 2 or day 3 is the best day. ओके, और इसी डे 2 एंड डे 3 के स्कैन से ही वी कैन मेक आउट कि हमारी ओवरीज बल्की हैं कि नहीं, फॉलिकल ज्यादा है कि नहीं, फॉलिकल ज्यादा है कि नहीं, पीसीओएस मॉर्फोलॉजी है कि नहीं. ऐसा नहीं है कि बाद के स्कैन से हमें पता नहीं चलता है, लेकिन बाद के स्कैन से हमें बेसलाइन वैल्यू नहीं मिलती है. नहीं मिलती, राइट. तो मान लो, बोलो. हाँ जी. मान लो कि अगर ओवेरियन अच्छा, इधर यहाँ पे भी है कि कौन से दिन पे AMH टेस्ट करवाएं. अगर जैसे कि आपने बोला कि AMH वैल्यू काउंट आल्सो वी कैन से दैट इट इज अ इंडिकेटर ऑफ PCO. तो एक वो भी आप बताना कि कौन से डे पे AMH टेस्ट हो. देखो, AMH इज समथिंग which does not really vary much throughout the cycle. वैरी होता है लेकिन बहुत माइनर होता है. तो you can go ahead and get the AMH done at any time during the cycle. It doesn't really matter. हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी. नहीं, मैं ये कह रही थी कि मान लो कि ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल देयर इज अ फॉलिकल, वी आर ट्राइंग टू मेजर द ओवेरियन वॉल्यूम. तो अगर फॉलिकल होता है, डोमिनेंट फॉलिकल, तो हम जब ओवेरियन वॉल्यूम मेजर करते हैं हमें बड़ा मिलता है, तो हमें एक फॉल्स इंप्रेशन मिलती है ऑफ अ बिग ओवरी. सो दैट इज द रीजन जब हम बेस लाइन सेकेंड डे पे करते कोई सिस्ट फॉलिकल नहीं होता यूजली, सो वी गेट द बेसिक बेस लाइन वॉल्यूम इन द ओवरी. Okay, okay. Right. So I think here we cleared few pointers. If you are going for AMH test, then any day of the period you can go. But again, अगर आप स्कैन के लिए जा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए, then day 2 और preferably day 3. जैसे कि डॉक्टर अरुणिमा ने क्लियर किया इस चीज को कि अगर आप सेकेंड हाफ में जाएंगे अपने साइकिल में, तो देयर कुड बी फॉल्स इंडिकेटर एंड वी रियली डोंट वांट यू टू रियलाइज कि हाँ भाई ये स्कैन मेरा खराब हो गया, मुझे पता नहीं चला कि इश्यूज क्या थे, क्या सिचुएशन थे. सो डॉक्टर, वन थिंग रिलेटेड टू दिस, जैसे कि PCO का वी आर टेकिंग, can we correlate PCO with late ovulation and anovulation? अच्छा, देखो, एन ओव्यूलेशन का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है. एन ओव्यूलेशन मतलब हमने साइकिल ट्रैकिंग की और हमें या तो फॉलिकल बना नहीं या तो फॉलिकल ओव्यूलेट नहीं किया बन के. अब लेट ओव्यूलेशन क्या, ठीक है, लेट ओव्यूलेशन क्या होता है, हम जो सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग दैट आवर ओव्यूलेशन शुड बी ऑन दिस पर्टिकुलर डे. इफ इट इज नॉट ओव्यूलेटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे, सो देन वी कंसिडर इट एज अ लेट ओव्यूलेशन. बट इवेंचुअली इट इज ओव्यूलेटिंग लेटर ऑन during the course of time. So late ovulation usually is the most common reason why people come across this late ovulation is miscalculation of their period length and the ovulation day. तो अगर किसी की साइकिल 28 days की है तो they will usually ovulate on the 14th day. हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? Usually it is the second half of the cycle which is the fixed half. ठीक है, जो हम ल्यूटिल फेज कहते हैं जिसको, आफ्टर ओव्यूलेशन दैट पार्ट इज द फिक्स्ड हाफ. तो वो 14 दिन हमेशा 14 दिन ही रहेंगे. अब आपका साइकिल अगर 30 डेज का है तो आप वो 30 से 14 माइनस करोगे तो 16वें दिन पे आपका ओव्यूलेशन होगा. इट इज यूजुअली लाइक दैट. ठीक है, अगर आपका बैरिंग है साइकिल लेंथ, अगर आपका साइकिल लेंथ वेरिंग है, सो ऐसे फॉर एग्जांपल इट इज 26 डे टू 32 डेज, मान लो साइकिल लेंथ है, तो 26 minus 14 is 12 and 32 minus 14 is 18. So you can ovulate either from the 12th to the 18th day, any of the days, because your cycle is variable. ठीक है, तो this is the way we calculate when you are approximately ovulating. So around 2 to 3 days before to 1 or 2 days later, you can continue on alternate days, trying naturally. Right.
ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट. तो डिलेड ओव्यूलेशन हमें इसलिए एक तो ये होता है, ये दिस इज वन थिंग. अदर रीजंस फॉर एन ओव्यूलेशन एंड डिलेड ओव्यूलेशन कुड बी अ हाई प्रोलैक्टिन लेवल. तो अगर प्रोलैक्टिन लेवल्स ज्यादा आते हैं तो बहुत बार एनोव्यूलेशन होती है, या यू नो इट कैन लीड टू डिलेड ओव्यूलेशन आल्सो. इट्स रियली वेरी इंफॉर्मेटिव, बिकॉज ये सब चीजें हमने नहीं सोची. हम सोचते हैं एक महीने ओवुलेशन हो गया, फिर रुक गया, फिर हो गया, फिर रुक गया. एंड इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट ओवुलेशन किट अवेलेबल इन द मार्केट, ये सच में मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था. एंड आई होप I'll be able to guide my future clients for this ovulation, regarding this ovulation kit, because I have many queries कि कैसे होता है, कैसे सीखें इसको, कितना यूज करें. अपनी बॉडी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, वो आपको अपने आप इंडिकेट कर देगी कि यस नाउ यू आर रेडी. यस, करेक्ट. वी हैव अब हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं. थैंक यू से, थैंक यू सो मच फॉर वेरी हेल्पफुल सेशन. थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर. सीरियसली इट वाज रियली हेल्पफुल, और आपने सैटरडे को हमें टाइम दिया. वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. I'm also fine with Saturday. I can do it. Okay. Thank you so much for joining us. Thank you, making Purnima. this Saturday fruit. Thank you, Yeah. bye bye. It was awesome to speak with you. Thank you. Chalo, take care. Bye. Take care, everyone.